Balance of payments, surplus and deficits. Before I start, have you any question? बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे कि मैंने कल बताया था क्लास में कि इसमें क्या होता है, क्रेडिट एंड डेबिट एक साइड लिखा जाता है, ठीक है। और पेमेंट जितनी भी हुई है, वर्ल्ड में हुई हो, डोमेस्टिक टेरिटरी में हुई हो, ठीक है, बाहर गया हो कुछ देश से या देश के अंदर आया हो, तो वो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में उसके हिसाब से क्या किया जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। The essence of international payments is that just like an individual who spends more than her income must finance the difference by selling assets or by borrowing, a country that has a deficit in its current account spending more abroad than it receives from sales to the rest of the world must finance it by selling assets or by borrowing abroad, ठीक है। इंटरनेशनल पेमेंट का जो एसेंस है ना, वो ऐसे है जैसे कि कोई एक व्यक्ति जो ज़्यादा खर्च कर देता है उसकी इनकम से, उसकी उसको उतनी इनकम नहीं मिलती, और जब वो ज़्यादा खर्च कर देता है ना, तो वो जो खर्चा है उसको फाइनेंस किया जाता है, वो खर्चा कि इनकम से ज़्यादा खर्चा हुआ है, कैसे फाइनेंस किया जाता है उस डिफरेंस को, बाय सेलिंग एसेट्स और बाय बोरोविंग। या तो वो अपनी एसेट्स को बेचेगा या वो बोरोविंग करेगा। मान लो किसी व्यक्ति की इनकम 10,000 रुपये, खर्चा उसने 15,000 रुपये कर दिया, जो डिफरेंस हो गया 5,000 रुपये का, उस 5,000 रुपये के डिफरेंस को उसको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंस करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, या तो एसेट्स को सेल करके, ठीक है, एसेट्स को सेल करके। अब जैसे गांव में है, गांव में लोगों के पास क्या एसेट्स होती है, कोई साधन वगैरह हो गया, बाइक होगी पुरानी है, कोई भैंस वगैरह होगी, कोई ट्रैक्टर वगैरह होगा, गेहूं है या कुछ और, कुछ भी, एनीथिंग दैट हैज ए मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। अगर खर्चा ज़्यादा है तो उस खर्चे को ज़्यादा, जो डिफरेंस बच गया इनकम से, उसके डिफरेंस को एसेट्स को बेच करके या उसको किसी भी प्रकार से बोरोविंग करके फाइनेंस करना पड़ेगा, समझ गए। वैसे ही जैसे एक देश है ना, दैट हैज़ ए डेफिसिट इन इट्स करंट अकाउंट, जिस देश में करंट अकाउंट में डेफिसिट हो जाता है, ठीक है। कैसे डेफिसिट हो जाता है, स्पेंडिंग मोर एब्रोड, वो ज़्यादा स्पेंड कर देता है एब्रोड में, विदेश में, देन इट रिसीव्स फ्रॉम सेल्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी इसके बजाय जितना उसको मिलता है बाकी वर्ल्ड में सेल करके, ठीक है। मतलब बाकी वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कम होने के बजाय उसको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि हम बाहर विदेशों में ज़्यादा खर्च कर देते हैं, इतना हम सेल नहीं कर पाते। तो ये जो डिफरेंस हो गया, इस डिफरेंस को फाइनेंस करना पड़ेगा बाय सेलिंग, बेच करके एसेट्स को, ठीक है। कोई देश अपने एसेट्स को बेच करके उसको फाइनेंस करेगा, और बाय बोरोविंग एब्रोड, या एब्रोड से बोरोविंग करके उसको फाइनेंस करेगा, ठीक है। दस इस प्रकार से एनी करंट अकाउंट डेफिसिट इज ऑफ नेसेसिटी फाइनेंस्ड बाय ए नेट कैपिटल फ्लो, इनफ्लो, ठीक है। कोई भी करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, उसकी जो आवश्यकता होती है वो एक नेट कैपिटल फ्लो के माध्यम से फाइनेंस्ड की जाती है, समझ गई। टेबल 6.1 गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जो चैप्टर के एंड में दी गई है, शोज दैट, दिखाती है कि देयर हैज बीन अ ट्रेड डेफिसिट, कि एक ट्रेड डेफिसिट रहा है थ्रू आउट द पीरियड, पूरे पीरियड में, एंड अ सरप्लस इन इनविजिबल्स एक्सेप्ट फॉर 1990-1991, ठीक है। 1990 और 91 के साल को छोड़ करके, जिसमें सरप्लस जो दिखाया गया था, ठीक है, बाकी के पीरियड को ये बताया गया कि पूरे पीरियड में ट्रेड डेफिसिट रहा है। यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि देयर हैज बीन ए ट्रेंड इन ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। उसमें बताया गया था सिंस 1991, सिंस 1985, सिंस 1986। तो जो ट्रेंड एनालिसिस जो होता है ना, कि एक ट्रेंड रही है, उस ट्रेंड में पता क्या होता है, या तो घटता ही रहा है, घटने की ट्रेंड रही है, बढ़ा नहीं है कभी भी, मीन्स ये है। लेकिन क्या है कि 1991 में एक सरप्लस रहा है, हम ट्रेंड को नहीं कह सकते कि ये घटता ही रहा है, ये बढ़ता ही रहा है। तो वो ट्रेंड क्या है, वो ट्रेंड नहीं बन पाई, ठीक है। तो 1991 का मतलब 1992 से लेकर के ट्रेंड रहा है कि वो घटता ही रहा है, मतलब डेफिसिट बढ़ता रहा है, ट्रेड डेफिसिट होता रहा है। द करंट अकाउंट डेफिसिट, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है,
विच हैज़ बीन ऑब्जर्व फॉर 24 ईयर, जिसको 24 सालों से ऑब्जर्व किया गया फ्रॉम 1977 टू 1978। ठीक है, 24 सालों से जिसको ऑब्जर्व किया गया है, हैड स्टार्टेड श्रिंकिंग, उसने श्रिंकिंग करना शुरू कर दिया, सिकुड़ना शुरू कर दिया था, डेफिसिट ने कम होना शुरू कर दिया था, एंड ट्रेंड इनटू सरप्लस फ्रॉम 2001 टू 2। ठीक है, और 2001-2 में वो सरप्लस में टर्न हो गया। ठीक है, जब ट्रेड डेफिसिट होता था हम घाटे में रहते थे, लेकिन जैसे ही 2001-2 आया वो क्या हो गया, सरप्लस में बदल गया। मतलब अब हमें फायदा होने लग गया, हम खर्चा कम करने लग गए, बेचने ज्यादा लग गए, एक्सपोर्ट ज्यादा करने लगे। द सरप्लस कंटिन्यूड टिल 2003-4। ये जो सरप्लस था ये 2003-4 तक कंटिन्यू रहा, बट टर्न्ड इनटू ए डेफिसिट इन 2004-5। लेकिन 2004-5 में फिर वो डेफिसिट में हो गया, फिर हम घाटे में आ गए, खर्चा ज्यादा हो गया। ठीक है, रिसिप्ट कम हुई। द लार्ज ट्रेड डेफिसिट कुड नॉट बी ब्रीज्ड बाय द इनविजिबल सरप्लस। ठीक है, जो ये ट्रेड डेफिसिट था इतना बड़ा था कि इसको इनविजिबल सरप्लस के माध्यम से ब्रिज नहीं किया गया, संक्षिप्त नहीं किया गया, छोटा नहीं किया गया। इन अप्रैल सितंबर 2005 एंड 6, अप्रैल सितंबर 2005-6 में द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ $13 बिलियन, जो करंट अकाउंट डेफिसिट था $13 बिलियन का, वाज फिनेंस्ड, उसको फिनेंस किया गया बाय कैपिटल इनफ्लो, कैपिटल इनफ्लो के माध्यम से ऑफ $19.5 बिलियन। ठीक है, मतलब $19.5 बिलियन के माध्यम से कैपिटल इनफ्लो करके उस डेफिसिट को फिनेंस किया गया। द एक्स्ट्रा कैपिटल इनफ्लो, जो एक्स्ट्रा कैपिटल इनफ्लो आया, ठीक है, 19.5 माइनस 13 बिलियन। ठीक है, कौन सा था एक्स्ट्रा कैपिटल इनफ्लो, $6.5 बिलियन का, बीइंग एडेड टू आवर स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के स्टॉक में ऐड किया गया। फॉरेन एक्सचेंज के स्टॉक में कैसे ऐड किया, मान लो हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट इतना नहीं कर पा रहे जितना हम इंपोर्ट कर पा रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हमने 1 बिलियन का इंपोर्ट कर लिया, लेकिन हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाए 1 बिलियन का, हम ½ बिलियन का एक्सपोर्ट कर पाए, तो ट्रेड डेफिसिट हो गया कितना, ½ बिलियन का। ये जो ½ बिलियन था ना, इसको फॉरेन एक्सचेंज के स्टॉक के माध्यम से कंप्लीट किया गया, हो सकता सरप्लस भी हो गया हो। और ये ½ बिलियन हमें बाहर से कैसे मिले, रेमिटेंस के थ्रू, कि परिवार का कोई मेंबर गया हुआ है और परिवार के मेंबर ने क्या कर दिया, अपने परिवार की सहायता के लिए कुछ डॉलर ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, और बाहर से विदेशों से हमें जो भी कुछ मिलता है वो रिसिप्ट्स में काउंट होता है, तो अब क्या हो गया, ये फिनेंस्ड हो गया। अल्टरनेटिवली, वैकल्पिक रूप से, द कंट्री कुड इंगेज इन ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, जो कंट्री है वो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन में भी इंगेज हो सकता है। हो सकता है कि वो सरकारी के रिजर्व ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो। रिजर्व ट्रांजैक्शन का मतलब है कि सरकार के पास जो फॉरेक्स है, फॉरेक्स मीन्स फॉरेन एक्सचेंज करेंसी है। ठीक है, रनिंग डाउन इट्स रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हो सकता है सरकार अपने फॉरेन एक्सचेंज से रनिंग डाउन हो रही हो, कम हो रहा हो उसका। इन द केस ऑफ ए डेफिसिट, डेफिसिट के केस में बाय सेलिंग फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी को सेल करके इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। ठीक है, कुछ भी अगर डेफिसिट होता है ना, तो उस डेफिसिट को फाइनेंस किया जा सकता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन करेंसी को बेच करके। ठीक है, हो सकता है कोई भी कंट्री इसमें लगा हो। ठीक है, द डिक्रीज इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व, ऑफिशियल रिजर्व में जो कमी होती है या बढ़ोतरी होती है, इज कॉल्ड द ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट सरप्लस। इसको ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहा जाता है, वो डेफिसिट में है कि सरप्लस में है। ठीक है, जो रिजर्व में इंक्रीज और डिक्रीज होती है। रिजर्व में इंक्रीज और डिक्रीज होने का मतलब ये है, अगर हमने एक्सपोर्ट कर दिया तो हमें डॉलर मिलेंगे ना, तो वो रिजर्व हो गया ना फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन करेंसी का। और अगर हमें बाहर से रेमिटेंस के रूप में अगर डॉलर मिल रहे हैं तो भी वो रिजर्व हो गया। ठीक है, द बेसिक प्रेमिसेस इज दैट, जो बेसिक आधारभूत जो अनुमान वो है ये है कि मॉनेटरी अथॉरिटीज आर द अल्टीमेट फाइनेंसर्स, जो मॉनेटरी अथॉरिटीज होती हैं वो अंतिम फाइनेंसर्स होते हैं ऑफ एनी डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में कोई भी डेफिसिट हो जाता है तो उस डेफिसिट को दूर करने के लिए मॉनेटरी अथॉरिटीज जो होती हैं
वो अल्टीमेट फाइनेंसर होते हैं, अंतिम फाइनेंसर, अंतिम दाता होते हैं वो, ठीक है। और या द रेसिपिएंट्स ऑफ एनी सरप्लस है, और अगर सरप्लस हो जाता तो रेसिपिएंट्स भी वही है। मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है इंडिया में? आरबीआई, ठीक है। बजटरी डेफिसिट्स हो गया, ठीक है, मान लो कितने डॉलर का हो गया, बिलियन डॉलर का हो गया, तो को कहाँ से मिलेगा? मॉनेटरी अथॉरिटी देगी, आरबीआई करेगी। लेकिन अगर सरप्लस हो गया डॉलर में, तो डॉलर कहाँ जाएंगे? आरबीआई, क्योंकि एक्सचेंज करवानी पड़ेगी वो करेंसी, इंडिया में रुपया यूज करना पड़ेगा। अ कंट्री इज सेड टू बी इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इक्विलिब्रियम। एक कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इक्विलिब्रियम में तब कहा जाएगा वह जब द सम ऑफ इट्स करंट अकाउंट, इसके करंट अकाउंट की जो सम है, एंड इट्स नॉन रिजर्व कैपिटल अकाउंट इक्वल्स जीरो, और इसका जो नॉन रिजर्व कैपिटल अकाउंट है वो जीरो हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सो दैट, ताकि द करंट अकाउंट बैलेंस इज फाइनेंस्ड एंटायरली बाय इंटरनेशनल लैंडिंग, ताकि जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो पूरी तरह से इंटरनेशनल लैंडिंग के द्वारा फाइनेंस किया जाए, विदाउट रिजर्व मूवमेंट्स, बिना किसी रिजर्व की मूवमेंट्स के, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जीरो हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जीरो होने का मतलब है जो हमारा जो रिसिप्ट्स हैं, ठीक है, और हमारा जो एक्सपेंडिचर्स है वो जीरो हो जाएगा। मतलब डेबिट और क्रेडिट जब भी इक्वल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब 50 रुपए का खर्चा कर दिया, 50 रुपए आए भी, इनकम भी उतनी होगी, एक्सपेंडिचर भी उतना आएगा, और इनकम और एक्सपेंडिचर को अगर हम वो करके देखेंगे सिंप्लीफाई, तो जीरो आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? करंट वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इक्विलिब्रियम हो जाएगा। वी नोट दैट द ऑफिशियल रिजर्व, हम नोट करेंगे, ध्यान देंगे कि जो ऑफिशियल रिजर्व है ट्रांजैक्शन, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन मींस क्या होगा? जो फॉरेन करेंसीज हैं उनका ट्रांजैक्शन आर मोर रिलेवेंट, वो ज्यादा रिलेवेंट है अंडर ए रेजिम ऑफ पैक्ड एक्सचेंज रेट्स, एक पैक्ड एक्सचेंज रेट्स के रिजिम पर वो काफी ज्यादा रिलेवेंट है। पैक्ड एक्सचेंज रेट्स क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय पैक्ड एक्सचेंज रेट? पैक्ड का मतलब पता है क्या होता है? मैं बताता हूँ पैक्ड मीन क्या होता है। वैसे पैक्ड मीन हिंदी में होता है कील, खूंटी, लेकिन पैक्ड का मतलब यहां पर यह है कि एक्सचेंज रेट्स की पैग कर दी कि यहां तक ही आप एक्सचेंज को कन्वर्ट करवा पाओगे। मतलब मेरे पास डॉलर हैं और डॉलर का एक कमरा भरा पड़ा है, लेकिन मैं सारे के सारे को थोड़ी ना एक्सचेंज करवा लूंगा, ऐसे तो सारे पैसे मेरे पास आ जाएंगे फिर, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? गवर्नमेंट ने पैग लगा रखी है, लिमिट लगा रखी है कि यहां तक ही आप इसको एक्सचेंज करवा पाओगे, और इस रेट पर एक्सचेंज करवा पाओगे, ज्यादा नहीं करवा पाओगे एट ए टाइम, ठीक है। तो जो एक पैक्ड एक्सचेंज रेट्स पर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो कन्वर्ट होती है, ठीक है, वो क्या होगा? ज्यादा रिलीवेंट है देन व्हेन एक्सचेंज रेट्स आर फ्लोटिंग, जब एक्सचेंज रेट्स फ्लोटिंग हो रहे हैं उसकी बजाय। एक्सचेंज रेट्स फ्लोटिंग होने का मतलब ये है कि पहले तो हम डॉलर को इतने रुपए में एक्सचेंज करवा रहे थे, आज डॉलर को हम इतने रुपए में एक्सचेंज करवा रहे हैं, ठीक है। डॉलर मान लो $1 के बदले 70 रुपए मिलते थे, आज $1 के बदले मेरे को 50 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। सुबह मेरे को 55 रुपए मिल रहे थे, कल मेरे को 70 रुपए मिल रहे थे, ठीक है। 2-4 दिन के बाद आपको 90 रुपए मिलने लग जाए। ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। लेकिन जो पैक्ड एक्सचेंज रेट है वो ये कि $1 के बदले आपको 80 रुपए मिलेंगे। 2 महीने पहले भी 80 रुपए थे, आज भी 80 रुपए मिल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड पैक्ड एक्सचेंज रेट। और पैक्ड एक्सचेंज रेट पर जब हम किसी भी करेंसी को कन्वर्ट करवाते हैं तो वो ज्यादा रिलीवेंट है, ज्यादा संगत है वो। ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वचालित, अपने आप यूज जो हो रहे हैं, एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनको अकोमोडेट किया जाए, सुविधाजनक बनाया जाए। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड ऑटोनोमस। जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस होते हैं। व्हेन ट्रांजैक्शंस आर मेड इंडिपेंडेंटली, जब ट्रांजैक्शंस इंडिपेंडेंटली किए जाते हैं ऑफ द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की स्टेट से स्वतंत्र होकर के किए जाते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए ड्यू टू प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव के लिए, उदाहरण के लिए प्रॉफिट मोटिव के लिए जब हम करते हैं, दिज आइटम्स आर कॉल्ड अबोव द लाइन आइटम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये जो आइटम्स हैं अबोव द लाइन आइटम्स बताए जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। जो मेंस के नोट्स हैं ना बनवा रखे हैं मैंने, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की एक समरी दे रखी है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की जो समरी है ना, मैंने कुछ आइटम्स के बीच में एक लाइन खींच रखी है, और उस लाइन के ऊपर के जितने भी आइटम लिख रखे हैं ना, मैंने उनको, उन आइटम्स को हम अबोव द लाइन आइटम्स बोलते हैं।
क्योंकि वहां ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक होता है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है वो। द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज सेड टू बी इन सरप्लस, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को सरप्लस तब कहा जाएगा या डेफिसिट में तब कहा जाएगा इफ यदि ऑटोनोमस रिसीप्ट्स आर ग्रेटर या लेस देन ऑटोनोमस पेमेंट्स, जब ऑटोनोमस जो रिसीप्ट्स होती हैं वो ग्रेटर होंगी या लेस होंगी ऑटोनोमस पेमेंट्स के। ठीक है, सरप्लस है तो ग्रेटर है, लेस है तो डेफिसिट है। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, सरप्लस या डेफिसिट कहा जाएगा। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं, टर्म्ड बिलो द लाइन आइटम्स, इनको क्या कहा जाता है, बिलो द लाइन आइटम्स। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ आर डिटरमाइंड बाय द नेट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑटोनोमस आइटम्स। ठीक है, दूसरी तरफ है ये जो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस हैं इनको डिटरमाइन किया जाता है नेट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑटोनोमस आइटम्स, ऑटोनोमस आइटम्स के जो नेट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनके माध्यम से। दैट इज अर्थात कैसे, वेदर द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन सरप्लस और डेफिसिट, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में या डेफिसिट में है। ठीक है, वो किसी वे में भी हो। ठीक है, जो नेट कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ना ऑटोनोमस आइटम्स के, उनके माध्यम से अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। इनको बिलो द लाइन आइटम्स बोलते हैं। The official reserve transactions are seen as the accommodating item in the balance of payments, all other big autonomous। ठीक है, बाकी जो बिग ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस हैं उनको दूसरे। ठीक है, एरर्स एंड ओमिजन्स, ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में होता है, ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस हो गए, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस हो गए। एरर एंड ओमिजन्स पता है क्या है, एरर एंड ओमिजन्स में डेबिट में और क्रेडिट में जब अंतर हो जाता है ना, उस एरर को या उस ओमिजन्स को कैसे हैंडल किया जाता है ये बताया गया इसमें। एरर एंड ओमिजन्स कंस्टिट्यूट द थर्ड एलिमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में थर्ड एलिमेंट है क्या, एरर्स एंड ओमिजन्स। अपार्ट फ्रॉम करंट एंड कैपिटल अकाउंट, करंट और कैपिटल अकाउंट से अलग एरर एंड ओमिजन्स होते हैं, विच इज द बैलेंसिंग आइटम, जो बैलेंसिंग आइटम होते हैं। बैलेंसिंग आइटम का मतलब ये है, एरर एंड ओमिजन्स में अगर एक चीज ज्यादा दिखाई दे रही है, एक चीज कम दिखाई दे रही है, तो एरर एंड ओमिजन्स जो क्या होता है उसको इक्वल कर देता है, जीरो कर देता है। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को बना करके रखना पड़ेगा। रिफ्लेक्टिंग आवर इनएबिलिटी टू रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एक्यूरेटली, जो हमारी अयोग्यता को रिफ्लेक्ट करता है कि हमने सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया। अगर सही तरीके से हमने रिकॉर्ड किया है तो एरर एंड ओमिजन्स नहीं है, जीरो हो जाएगी वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में, कोई एरर एंड ओमिजन्स नहीं है। एरर एंड ओमिजन्स तभी आएगी जब डिफरेंस होगा किसमें, कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में तीन प्रकार की चीजें होती हैं, क्या क्या होती है, ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन जिसको हम अबव द लाइन आइटम्स कहते हैं। ठीक है, और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको हम बिलो द लाइन आइटम कहते हैं। ठीक है, एरर एंड ओमिजन्स होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, हैविंग कंसीडर्ड अकाउंटिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन द होल, पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लेखे जोखे को समझ करके, वी विल नाउ टेक अप ए सिंगल ट्रांजैक्शन, अब हम एक सिंगल ट्रांजैक्शन को लेंगे। लेट अस अज्यूम दैट एन इंडियन रेजिडेंट वांट्स टू विजिट लंदन ऑन ए वेकेशन। आओ हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक भारतीय निवासी व्यक्ति या भारतीय नागरिक व्यक्ति छुट्टियां मनाने लंदन जाना चाहता है। एन इंपोर्ट ऑफ टूरिस्ट सर्विस, जो टूरिस्ट सर्विस का इंपोर्ट होगा। ठीक है, टूरिस्ट सर्विस का इंपोर्ट होने का मतलब ये है कि हमें टूरिस्ट सर्विस तो लेनी पड़ेगी, हम लंदन में कहाँ जाएंगे, ठीक है, हम क्या देखेंगे, कौन हमें दिखाएगा, हमें पता नहीं है लंदन के बारे में। ठीक है, बहुत ही कम जानकारी है कि लंदन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें उन्हें डॉलर में क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, डॉलर में या फॉरेन करेंसी में कुछ भी हो, यूरो में देने पड़ेंगे या पाउंड स्टर्लिंग में। ठीक है, शी विल हैव टू पे इन पाउंड्स फॉर हर स्टे देयर, वहां रुकने के लिए उसे पाउंड्स में देने पड़ेंगे, पाउंड्स में पैसे देने पड़ेंगे, पे करना पड़ेगा। शी विल नीड टू नो वेयर टू ऑब्टेन द पाउंड्स एंड एट व्हाट प्राइस, उसे जानना पड़ेगा कि उसे पाउंड कहां से मिलेंगे और किस प्राइस पर मिलेंगे। हर डिमांड फॉर पाउंड्स वुड कंस्टिट्यूट ए डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, उसकी जो डिमांड है पाउंड की, वो क्या क्या डिमांड है, वो डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की, विच वुड बी सप्लाइड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो
उसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सप्लाई की जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जा करके उसको पाउंड मिल सकते हैं। ठीक है, कौन सी मार्केट होती है फॉरेन एक्सचेंज में? द मार्केट इन विच नेशनल करेंसीज आर ट्रेडेड फॉर वन अनदर। वो मार्केट जिसमें नेशनल करेंसीज को एक दूसरे के बदले ट्रेड किया जाता है, किसी भी देश की करेंसी को। ठीक है, ये देखो, योर करेंसी इन एक्सचेंज फॉर द डॉलर, आपकी करेंसी डॉलर के बदले में एक्सचेंज। देखो डॉलर तो 3 ही मिल रहे हैं और आप थैला दे रहे हो, इसको भी समझना है। शुड एक्सचेंज रेट्स बिटवीन टू करेंसीज कंटिन्यू लाइक दिस? क्या जो एक्सचेंज रेट्स है दो कंट्रीज के बीच में इसी तरीके से कंटिन्यू रहना चाहिए? डिस्कस करो। ठीक है, आगे देखो, एनी क्वेश्चन? द मेजर पार्टिसिपेंट्स इन दिस मार्केट, इस मार्केट में जो मुख्य भागीदार होते हैं, आर कॉमर्शियल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, वाणिज्यिक बैंक, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स होते हैं, एंड अदर ऑथराइज्ड डीलर्स, और दूसरे ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं, एंड द मॉनेटरी अथॉरिटीज, और मॉनेटरी अथॉरिटीज होते हैं। ये भागीदार होते हैं इसमें। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इसे ध्यान में रखना जरूरी है कि although द पार्टिसिपेंट्स themselves may have their own ट्रेडिंग सेंटर्स, के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके खुद के भी ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं, हो सकते हैं उनके भी खुद के ट्रेडिंग सेंटर्स। द मार्केट इटसेल्फ इज वर्ल्ड वाइड, जो मार्केट है ना फॉरेन एक्सचेंज की, वो वर्ल्ड वाइड है। देयर इज क्लोज एंड कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट, एक क्लोज और कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट है बिटवीन द ट्रेडिंग सेंटर्स के बीच में, एंड द पार्टिसिपेंट्स, और उन भागीदारों के बीच में, डील इन मोर देन वन मार्केट, जो पार्टिसिपेंट एक से ज्यादा मार्केट में डील करते हैं, व्यापार करते हैं, इनमें क्लोज कॉन्टैक्ट है। द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द अदर इज नोन एज द एक्सचेंज रेट। ठीक है, एक करेंसी दूसरी करेंसी के बदले में जिस रेट पर एक्सचेंज की जाती है उसे एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ठीक है, कि डॉलर मुझे कितने रुपए में मिलेगा, एक्सचेंज रेट है ये। सिंस देयर इज ए सिमेट्री बिटवीन द टू करेंसीज, क्योंकि दोनों करेंसीज में एक सिमेट्री होती है, एक समन्वय होता है, समानता होती है। कौन सी? द एक्सचेंज रेट में बी डिफाइंड इन वन और ऑफ द टू वेज, दो तरीकों में से एक तरीके से जो एक्सचेंज रेट है उसको डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट, पहला तरीका क्या है? एज द अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिक्वायर्ड टू बाई वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। एज मीन, क्योंकि द अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जो हमारी घरेलू करेंसी है, उस करेंसी की आवश्यकता है एक फॉरेन करेंसी की यूनिट को खरीदने की। मतलब 1 रुपए में 1 डॉलर, या 1 डॉलर में 1 रुपया, या डॉलर में कितने रुपए, ठीक है, या कितने रुपए में 1 डॉलर, ये दैट इज, अर्थात ए रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट, 1 रुपए की और डॉलर की जो एक्सचेंज रेट है ऑफ ₹50, 50 रुपए की, दैट इज इट कॉस्ट ₹50 टू बाई वन डॉलर। इसका मतलब ये है कि रुपए की डॉलर की जो एक्सचेंज रेट है वो ₹50 है। 50 का मतलब ये है कि हमें 1 डॉलर खरीदने के लिए 50 रुपए लगेंगे। एंड सेकेंड, और दूसरा क्या है? एज द कॉस्ट इन फॉरेन करेंसी ऑफ परचेजिंग 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एज का मतलब के रूप में, किसके रूप में? द कॉस्ट इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में क्या कॉस्ट है? वो परचेजिंग 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मतलब डॉलर में हमें कितने रुपए मिलेंगे? हम रुपए खरीद रहे हैं, डोमेस्टिक करेंसी को खरीद रहे हैं, या डोमेस्टिक करेंसी के बदले हमें कितने डॉलर मिलेंगे। ठीक है, ये 2 तरीके हैं जिस तरीके के हिसाब से करेंसी के एक्सचेंज रेट को क्या किया जाता है? डिटरमाइन किया जाता है। इन द अबोव केस, ऊपर के केस में, वी वुड से दैट इट कॉस्ट 2 सेंट्स टू बाई रुपी। हम कह सकते हैं कि 1 रुपए खरीदने के लिए हमें 2 सेंट लगेंगे। ठीक है, द प्रैक्टिस इन इकोनॉमिक लिटरेचर में, आर्थिक इतिहास में जो प्रैक्टिस रही है वो क्या रही है? हालांकि इज टू यूज द फॉर्मर डेफिनेशन, वो पहले वाली डेफिनेशन को प्रयोग किया जाता है, एज द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, कि डोमेस्टिक करेंसी के संदर्भ में फॉरेन करेंसी का प्राइस के रूप में। ठीक है, फॉरेन करेंसी का मतलब हम ये नहीं सोचते कि 1 डॉलर में कितना रुपया आएगा, हम ये प्रैक्टिस करते हैं इकोनॉमी में कि एक डोमेस्टिक करेंसी के मतलब फॉरेन करेंसी को कितने का, मतलब कितने रुपए में 1 डॉलर हमें मिलेगा। ठीक है, हम दूसरे देश की करेंसी को खरीदेंगे प्रैक्टिस के रूप में, हम अपने देश की करेंसी को बेचेंगे नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम करेंसी बेच रहे हैं।
दिस इज द बाइलेटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट। यह बाइलेटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट है। बाइलेटरल, बाई मीन होता है दो, लेटरल मीन होता है पक्ष, साइड, ठीक है, द्विपक्षीय एक्सचेंज रेट है ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट। बाइलेटरल इन द सेंस, बाइलेटरल इस सेंस में कि दे आर एक्सचेंज रेट्स, कि वे एक्सचेंज रेट्स हैं फॉर वन करेंसी, एक करेंसी के अगेंस्ट अनदर, दूसरी करेंसी के, एक करेंसी का दूसरी करेंसी के संदर्भ में एक्सचेंज रेट्स हैं। एंड दे आर नॉमिनल, और वो नॉमिनल हैं। क्यों है नॉमिनल? बिकॉज दे कोट द एक्सचेंज रेट इन मनी टर्म्स, क्योंकि जो वो है वो एक्सचेंज रेट को मनी टर्म्स में कोट करते हैं, बताते हैं। दैट इज सो मैनी रुपीज पर डॉलर और 100 पाउंड, कितने ज्यादा रुपए इतने डॉलर पर, या $1 के, और कितने पाउंड के, इनको नॉमिनल बोला जाता है, ठीक है। However, हालांकि रिटर्निंग टू आवर एग्जाम्पल, हम अपने एग्जाम्पल पर आते हैं। इफ वन वांट्स टू प्लान ए ट्रिप टू लंदन, यदि कोई व्यक्ति लंदन की ट्रिप करने का प्लान करता है, शी नीड्स टू नो हाउ एक्सपेंसिव ब्रिटिश गुड्स आर रिलेटिव टू गुड्स एट होम, कि उसे ये जानने की आवश्यकता होगी कि ब्रिटिश की वस्तुएं कितनी एक्सपेंसिव हैं हमारे देश की वस्तुओं के संदर्भ में, ठीक है। कि मेरे को एक बर्गर 40 रुपए का मिल रहा है, तो क्या बर्गर मुझे वहाँ 1 पाउंड का मिल जाएगा, 40 पाउंड का मिलेगा? फिर एक्सचेंज रेट देखना पड़ेगा, सस्ता है कि महंगा है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा। द मेजर, ये जो मेजर है दैट कैप्चर्स दिस इज द रियल एक्सचेंज रेट। ये जो मेजर है ये क्या है? ये रियल एक्सचेंज रेट है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट नहीं है। द रेशियो ऑफ फॉरेन टू डोमेस्टिक प्राइसेस, ठीक है, फॉरेन का जो रेशियो है डोमेस्टिक प्राइसेस के संदर्भ में रियल एक्सचेंज रेट है, मेजर्ड इन द सेम करेंसी, उसी करेंसी में इसको मेजर किया जाता है। इट इज डिफाइंड एज रियल एक्सचेंज रेट इज EPF/P, ठीक है, 6.1 दे रखा है, इसमें बता रखा है। और नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है? हम इसको रुपीज के टर्म में बताते हैं, ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट है। एंड व्हाट इज रियल एक्सचेंज रेट? रियल एक्सचेंज रेट को फॉरेन करेंसी और डोमेस्टिक करेंसी का रेशियो बताया जाता है। दिस इज रियल एक्सचेंज रेट। और एग्जाम्पल दे करके भी समझाया गया है कि हम 1 रुपए में वहाँ कितनी चीज़ें खरीद लेंगे और 1 पाउंड में हमें यहाँ कितनी चीज़ें मिलेंगी या वहाँ कितनी चीज़ें मिलेंगी। दिस इज कॉल्ड रियल एक्सचेंज रेट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी, कि हमारे मनी की कितनी परचेजिंग पावर है रुपए की, और पाउंड स्टर्लिंग की कितनी परचेजिंग पावर है। दिस इज कॉल्ड मनी परचेजिंग पावर पैरिटी। लेट अस सी व्हाट इन द नेक्स्ट। पी का मतलब कहाँ पर है, और पीएफ का मतलब यहाँ पर क्या है? प्राइस लेवल हियर एंड अब्रोड, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ जो पी है ना, इसका मतलब क्या है? ये जो पी है इसका मतलब है कि हमारे डोमेस्टिक कंट्री में क्या प्राइस है, और पीएफ का मतलब है, एफ मीन्स फॉरेन, कि प्राइस जो है वो फॉरेन में कितना है, ये बताया गया। एंड ई इज द रूपी प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और ई जो है फॉरेन एक्सचेंज का रूपी प्राइस है, द नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट में, ठीक है, रुपए में। द न्यूमरेटर एक्सप्रेसिस प्राइस एब्रोड मेजर इन रुपीज, जो न्यूमरेटर है वो प्राइसेस को एक्सप्रेस करता है जो एब्रोड में मेजर किए गए हैं रुपीज में। एंड द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है, गिव्स द डोमेस्टिक प्राइस लेवल मेजर्ड इन रुपीज, ठीक है, वो डोमेस्टिक प्राइस को बताता है जो रुपीज में मेंशन किया गया है, रुपीज में बताया गया, मेजर किया गया। सो इसीलिए द रियल एक्सचेंज रेट मेजर्स प्राइसेस, जो रियल एक्सचेंज रेट है वो प्राइसेस को मेजर करती है, मूल्यों को मापती है, एब्रोड, एब्रोड में रिलेटिव टू दोज एट होम, ठीक है, उनके संदर्भ में जो मूल्य हमारे डोमेस्टिक करेंसी में है, जो हमारे खुद के देश में, उनके संदर्भ में, और जो मूल्य बाहर विदेश में, कि एक बर्गर का मूल्य इंडिया में 40 रुपए, एक बर्गर का मूल्य वहाँ कितने रुपए में, मतलब कहाँ कितने पाउंड में है उनकी करेंसी के रूप में, ठीक है। इफ द रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू 1, यदि रियल एक्सचेंज रेट बराबर है 1 के, करेंसीज आर एट परचेजिंग पावर पैरिटी, जो करेंसीज हैं उन्हें परचेजिंग पावर पैरिटी बोला जाता है। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब पैरिटी, पैरिटी मीन्स क्या होता है? समानता, पार, पार मैंने करवाया नहीं है वो क्या में, पार मीन्स होता है समानता, ठीक है। और टी वाई लगा है तो ये नाम है ता लगेगा, जैसे ब्यूटी के पीछे टी वाई लगा होता है तो अंत में क्या लगता है हिंदी में? ता, ठीक है, जिसके पीछे टी वाई लगा होता है जनरली हम ता लगाते हैं। पार मीन्स समान, पैरिटी मीन्स समानता, ठीक है। अगर एक्सचेंज रेट 1 के बराबर है तो पैरिटी है, एक्सचेंज रेट 1 के बराबर नहीं है तो पैरिटी नहीं है। क्या डॉलर की और इंडियन करेंसी की पैरिटी है? नहीं, क्योंकि 1 रुपया इज नॉट इक्वल टू $1,
ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग इज नॉट इक्वल टू 1 रुपी, तो पैरिटी पैरिटी नहीं है। ठीक है, दिस मीन्स दैट गुड्स कॉस्ट इन कॉस्ट द सेम इन टू कंट्रीज। इसका मतलब ये है कि जो गुड्स है, जो वस्तुएं हैं जिनको हम खरीद रहे हैं, उनकी जो कॉस्ट है सेम है इन टू कंट्रीज, दोनों कंट्रीज में सेम है। व्हेन मेजर्ड इन द सेम करेंसी, जब उसको सेम करेंसी में मेजर किया जाता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, इफ ए पेन कॉस्ट $4 इन द यूएस, की एक पेन की जो कीमत है यूएस में $4 है, एंड द नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज ₹50 पर यूएस डॉलर, और जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो ₹50 है पर यूएस डॉलर की, देन विद ए रियल एक्सचेंज रेट ऑफ 1, और 1 अगर रियल एक्सचेंज रेट है, इट शुड कॉस्ट ₹200, इसको 200 की कॉस्ट होनी चाहिए थी। ठीक है, 50 मल्टीप्लाई बाई 4 इन इंडिया, भारत में। ठीक है, इफ द रियल एक्सचेंज राइजेस अबोव 1, यदि रियल एक्सचेंज रेट जो है वो 1 से ज्यादा हो जाती है, दिस मीन्स दैट गुड्स अब्रॉड हैव बिकम मोर एक्सपेंसिव देन गुड्स एट होम। इसका मतलब ये होगा कि जो वस्तुएं विदेश में है वो ज्यादा महंगी हो गई हैं बजाय उन वस्तुओं के जो हमारे देश में। विदेशी वस्तुएं मतलब महंगी होगी। द रियल एक्सचेंज रेट इज ऑफन टेकन, जो रियल एक्सचेंज रेट है वो प्राय लिया जाता है एज ए मेजर ऑफ करेंसीज कंट्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, वो एक देश के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के रूप में लिया जाता है, मापा जाता है। क्या? रियल एक्सचेंज रेट। सिंस ए कंट्री इंटरेक्ट्स विद मैनी कंट्रीज, क्योंकि एक कंट्री बहुत से कंट्रीज के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, वी मे वांट टू सी द मूवमेंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिलेटिव टू ऑल अदर करेंसीज इन ए सिंगल नंबर रेदर देन बाय लुकिंग एट बायलैटरल रेट्स। क्योंकि एक देश बहुत से देशों के साथ इंटरेक्ट करता है, हम हो सकता है शायद ये चाहते हो कि हम देखें कि एक डोमेस्टिक करेंसी जो है अदर करेंसीज के तुलना में कैसे मूवमेंट करती है इन ए सिंगल नंबर, एक सिंगल नंबर में। ठीक है, बजाय हम बाईलेटरल रेट्स के देखने की बजाय कि एक सिंगल नंबर में कैसे मूवमेंट होगी करेंसी की। ठीक है, दैट इज अर्थात वी वुड वांट एन इंडेक्स, हमें एक इंडेक्स चाहिए, हम एक इंडेक्स चाहेंगे फॉर द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट के लिए अगेंस्ट अदर करेंसीज, दूसरी करेंसीज की इंडेक्स नंबर की जरूरत होगी हमें। जस्ट एज, बिल्कुल वैसे ही जैसे वी यूज ए प्राइस इंडेक्स, हम एक प्राइस इंडेक्स यूज करते हैं टू शो हाउ द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन जनरल हैव चेंज, कि कैसे जो वस्तुओं के प्राइसेस सामान्यतः बदले हैं। जिस इंडेक्स को देख करके हम ऐसे करते हैं, वैसे ही हमें करेंसी का भी इंडेक्स चाहिए कि करेंसी कैसे बिहेव करती है। दिस इज कैलकुलेटेड एज द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नीर। इसे नीर के माध्यम से कैलकुलेट किया जाता है, विच इज ए मल्टीलेटरल रेट, जो एक मल्टीलेटरल रेट होता है, रिप्रेजेंटिंग द प्राइस ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव बास्केट, जो एक रिप्रेजेंटेटिव बास्केट के प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है फॉरेन करेंसीज का। ठीक है, कि ये बास्केट है, गुड्स की बास्केट फॉरेन करेंसीज में इतने में आती है और इंडियन करेंसीज में इतने में भी आती है। दिस इज कॉल्ड नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इट्स वेटेड, प्रत्येक जो बास्केट है उसको वेटेड किया गया बाय इट्स इंपॉर्टेंस, उसकी इंपॉर्टेंस के द्वारा, टू द डोमेस्टिक करेंसी इन इंटरनेशनल ट्रेड, डोमेस्टिक करेंसी के संदर्भ में उसके इंपॉर्टेंस के द्वारा उसको वेटेड किया जाता है। द एवरेज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट शेयर्स इज टेकन एज एन इंडिकेटर ऑफ दिस, इसका जो इंडिकेटर लिया जाता है वो एवरेज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लिया जाता है। समझ गए? व्हाट इज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट? रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज कैलकुलेटेड एज द वेटेड एवरेज। ठीक है, वेटेड एवरेज में इसको कैलकुलेट किया जाता है ऑफ द रियल एक्सचेंज रेट्स, रियल एक्सचेंज रेट्स में ऑफ ऑल ट्रेड्स पार्टनर, उसके सभी ट्रेड्स पार्टनर के संदर्भ में उसको जो रियल एक्सचेंज रेट रही है उसके संदर्भ में इसको कैलकुलेट किया जाता है। द वेट्स बिटवीन बीइंग द शेयर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज इन इट्स फॉरेन ट्रेड, जो वेट होगा फॉरेन ट्रेड में अलग अलग देशों की जो कंट्रीज हैं उनके शेयर के हिसाब से वेट होगा। इट इज इंटरप्रेटेड एज, इसको ऐसे व्याख्या की जाती है जैसे क्वांटिटी ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, जो डोमेस्टिक गुड्स की क्वांटिटी है रिक्वायर्ड, उनको आवश्यकता है टू परचेज 1 यूनिट ऑफ ए गिवन बास्केट ऑफ फॉरेन गुड्स। ठीक है, कि जो डोमेस्टिक गुड्स जो हैं उनकी जो क्वांटिटी है
टू परचेज 1 यूनिट ऑफ ए गिवन बास्केट, किसी भी बास्केट की 1 यूनिट खरीदने के लिए, और फॉरेन गुड्स के लिए कि हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत होगी, समझ गए? ये है। और ये जो है ना, ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट एंड इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देखो, फिर मैं आपको पीवाई क्यू दिखाता हूँ यूपीएससी का। ये पूछा गया है, देख लिया क्या है, नीर और रीर है, ठीक है। लेट मी शो यू पीवाई क्यूज ऑफ यूपीएससी। आई थिंक 2020 प्री में, 2020 और 2021 भी हो सकता है, ठीक है, और 2022 भी हो सकता है। मैं 2021 का निकालता हूँ। इसमें नीर और रीर दिया गया है, ठीक है, ध्यान से देखना कि क्वेश्चन क्या है। Let me search if I can. No. RBI, इसमें भी नहीं है ना नीर और रीर, कहीं पर नहीं दे रखा, इसमें भी नहीं दे रखा। बाकी क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के ज़्यादा दे रखे हैं इसमें, तो 2021 का ही। एंड नीर एंड रीर या तो इसमें है या फिर 2022 वाले में मिलेगा। एक क्वेश्चन आया था नीर एंड रीर का, ठीक है। नीर एंड रीर को ढूंढना, वो डायरेक्ट ऐसे मिलेगा लिया हुआ। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन था या नहीं? इसको देखना मेटिकुलसली। सेकंड क्वेश्चन, with reference to the Indian economy, consider the following statements. An increase in nominal effective exchange rates indicates the appreciation of rupee. क्या ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट में जब इंक्रीज हो जाती है, क्या रुपए की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है? An increase in the real effective exchange rate indicates an improvement in trade competitiveness. इंप्रूवमेंट, इंक्रीज हो जाता है। एन इंक्रीज इन ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, ठीक है, कि डोमेस्टिक इन्फ्लेशन हो गई, उसमें इंक्रीजिंग हो रही है, रिलेटिव टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज के हिसाब में, इज लाइकली टू कोज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन नीर एंड रीड। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसकी क्या 1 2 1 2 एंड 3 जो कुछ भी, ठीक है। मेरा मतलब था कि मैं आपको ये दिखाऊं कि नीर और रीर कैसे आया हुआ है। इसको अच्छे से समझना है, वीडियो को बार बार देखना है। अगर ना समझ में आए, यू कैन डिस्कस, ठीक है। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट विल बी डिस्कस टुमारो। एनी क्वेश्चन?